नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों में 50 से अधिक लेखकों ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कारों को लौटा दिया है। इसकी शुरुआत उदय प्रकाश जी ने की थी। आज इसी बात पे चर्चा करने के लिए उदय प्रकाश जी स्वयं हमारे बीच में मौजूद हैं। हेलो उदय जी। ये जो एक प्रतिरोध का माध्यम आपने जैसे जो पहले आप ऐसे इंसान थे जिन्होंने ये पुरस्कार लौटाया, तो प्रतिरोध का माध्यम ये क्यों आपने चुना? क्योंकि अगर पुरस्कारों को देखा जाए तो ये एक स्वायत्त संस्थान प्रदान करते हैं और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये मैंने किया तो उस समय ऐसे जब निर्णय लिए जाते हैं तो यह तो कहीं रहता नहीं है कि स्वायत्त है कि स्वायत्त नहीं है, कि सरकारी है कि गैर सरकारी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको भीतर से उद्वेलित करती हैं। अगर आप ध्यान दें तो 30 अगस्त को एम कालबुर्गी की हत्या हुई थी और 3 तारीख की रात में, जबकि 4 सितंबर कहना चाहिए उसको, 2 बजे के बाद मैंने मोबाइल पे टाइप किया था। कारण उसका ये था कि लग रहा था कि जो जितने भी हमारे संस्थान हैं जिनको आप ऑटोनोमस कह रहे हैं या नॉन ऑटोनोमस कहें, उनका कोई कंसर्न नहीं रह गया है। कालबुर्गी बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे और एकेडमिक्स में भी वाइस चांसलर रह चुके थे हम्पी यूनिवर्सिटी के, और वचना में उनका बहुत बड़ा काम था कन्नड़ में। ही वॉज अ वेल नोन राइटर एंड स्कॉलर, और फिर साहित्य अकादमी का अवार्ड भी उन्हें मिला था। तो कहीं से कोई शोक संदेश तक नहीं, कोई कंडोलेंस मीटिंग नहीं, कंडोलेंस मैसेज नहीं। तो मेरा तो कहना था, अभी भी कहना है कि ट्रेन दुर्घटना भी होती है तो खुद रेलवे मिनिस्टर या रेलवे का कोई व्यक्ति जाता है, उस जो एग्रीड फैमिली है, जो अनाथ हो गए हैं, उनको शोक संवेदना तो देता ही है, प्रकट करता है, कंपनसेशन भी दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि एक श्रृंखला में हत्याएँ हो रही थी, लेखकों की, विचारकों की, चिंतकों की, सोशल एक्टिविस्ट की, समाज के लिए जो अच्छा कुछ कर रहे थे, जो सूचना मांग रहे थे आरटीआई के लोगों की, और वो लगभग एक तरह से एक पैटर्न से बनता जा रहा था। और उसके और पहले से अगर देखें तो ये इंटेंसिफाई कैसे हुआ कि शुरुआत हुई किताबों को जहाँ कहीं कोर्स में है उनसे बाहर करने की और बैन करने की, पल्प आउट करने की, और ये एक प्रेशर बनाया जाता था कि किताब ठीक नहीं है, इसको तुम पल्प आउट। प्रकाश पब्लिशर्स, इवन प्राइवेट पब्लिशर्स, पेंगुइन बिल्कुल, वेंडी डोनेगर की किताब पल्प आउट की, मेरी खुद की गई गर्ल विद द गोल्डन पैरासोल। तो ये हो रहा था और धमकियां तो मिलने लगी थी, थ्रेट्स आने लगे थे। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा गया था कि इस ऐसे इंडिविजुअलाइज क्रिमिनल असॉल्ट उस पर जो आपसे सहमत नहीं है उस पर होने लगे। तो ऐसा हुआ तो विचलित था, और ये भी था कि सब छोड़ दिए गए हैं। मतलब एक तरफ तो बहुत बहुत बड़ी बातें हैं कि हम चाइना को पीछे कर देंगे जीडीपी में, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है हम एशिया की, और हम ये कर देंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, कल्चर में योगा और बहुत बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी तरफ ये था कि भारत का जो कल्चर है और यहाँ की जो पूरी परंपरा है, बहुत बड़ी लेगेसी है, बहुत बड़ी हेरिटेज है। और आपके दामोदरन की किताब पढ़िए तो इतना रिच है ये, और इसमें कोई एक विचार नहीं है। जिस धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात तो कालबुर्गी भी कर रहे थे, पानसारे भी कर रहे थे, दाभोलकर भी कर रहे थे। वो ये है कि वो रेशनल थे, और हमारे यहाँ रेशनल थिंकिंग की बहुत लंबी परंपरा है। बुद्ध बहुत रेशनलिस्ट थे। बुद्ध ने कभी पुनर्जन्म को नहीं माना, अंधविश्वास को नहीं माना। तो ऐसे लोग रहे हैं, और इतनी मल्टीप्लिसिटी है, प्लूरलिटी है भारत में, भारत के विचारों में। और अगर आप पूरी डेमोग्राफी को देखें, जनसंख्या को देखें, तो जनसंख्या में भी वही प्लूरलिटी, इतनी सारी रेसेस हैं, कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं। आपने जब ये पुरस्कार लौटाया उसके बाद अगर देखें तो नयनतारा सहगल, शशि देशपांडे, सरा जोसेफ, और एक सिलसिला सा बन गया है। और कई लोगों ने अभी दिल्ली से दूर दादरी में ये जो गौमांस को लेके जो हत्या हुई है, वो भी एक वजह बताई गई है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री उन्होंने इस पर कुछ कहा नहीं है। तो आपको इसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एजेंडा है, एक ब्राह्मणवादी सोच को समाज के ऊपर थोपने का। क्या ये इस नज़रिए से आप सहमत हैं, और अगर हैं तो ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे बहुत खतरा लग रहा है, बहुत ही खतरा लग रहा है, क्योंकि इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अब A.K. रामानुजन तो 300 रामायण आया था, राम की कथा ही एक नहीं है, बहुत सारी है, वही तो कह रहे थे वो। अब उसको निकाला गया तो ये हुआ है कि सब कुछ फ्लैट कर दो और सिंगुलर कर दो, और एक जैसा है उनके दिमाग में बैठा हुआ कि ये राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है, ये भाषा हमारी है, ये धर्म हमारा है, और ये सब कुछ पॉलिटिकल पावर जो है वो है हमारा है।
तो उसमें जो इसमें नहीं है उसको मारो, धमकाओ, तो बड़ा फासिस्ट तरीका है, तो खतरे बढ़ रहे हैं। तो यह तो सच है, लेकिन ब्राह्मणिकल जो लेगेसी है उसमें प्लूरलिटी है, मतलब उसमें चारवाक भी हैं और उसमें कपिल भी हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे लोग हैं, तो वो भी इतना नहीं ऐसा। ये तो मैं कह रहा हूँ मूर्खों के हाथ में और बहुत क्रिमिनल लोगों के हाथ में ये चीज़ें आ गई हैं, और कुछ नहीं है, ये आतंक है ये। और ये दरअसल एक तरह का रिटेलिएशन है कि जैसे कहते हैं प्रतिहिंसा। तो देखते हैं कि कुछ इस्लामिक देशों में ऐसा हो रहा है तो हम उसकी नकल करें। और दुर्भाग्य ये है प्रांजल जी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। बांग्लादेश में आप देखें, ढाका में जो अभिजीत राय को मारा गया तो लिंच कर दिया गया। लगातार 3-4 ऐसे लोगों की हत्या की। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। लेकिन भारत में हम लोग ये चाहते थे कि ऐसा कभी नहीं था, और बल्कि कहा जा रहा था कि हमने तो भाई इतना ओपन है, हम इतने डेमोक्रेट हैं और टॉलरेंट हैं कि हमने तस्लीमा नसरीन को शरण दिया यहाँ, और सलमान रुश्दी को। और बहुत पहले भी आप याद करें, अगर जब जियाउल हक का समय था पाकिस्तान में, तो फैज़ अहमद फैज़ भारत के JNU आए थे और रहे थे यहाँ लंबे समय तक। तो वह सब कुछ ख़त्म होता, यानी पूरी डेमोक्रेसी और टॉलरेंस, सहिष्णुता, वो बिल्कुल समाप्त है। और आप उसको फेसबुक सोशल नेटवर्किंग में भी साइट्स में देखते होंगे कि एक कुछ ऐसी अच्छी बात कहिए तो अचानक कई लोग आ जाते हैं, बहुत अभद्र भाषा में और बहुत वायलेंट और ऑब्सीन उसमें भाषा में आ जाते हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है। अब ये है कि देखिए, इसको रोकना चाहिए। तो मैंने जब किया था तो यही किया, मैंने सोचा थोड़ी था कि इसकी कोई अनुगूंज होगी या इसको और लोग ज्वाइन करेंगे। और आपने देखा होगा तो 20-25 दिन तक तो ऐसा रहा कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी है, और इतना सन्नाटा और कोई आवाज़ नहीं। और फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक एक करके नयनतारा सहगल आ गई, और वो भी बहुत बड़ी आवाज़ थी, क्योंकि इमरजेंसी में उसी परिवार में रहते हुए भी उन्होंने उसका विरोध किया था। फिर अशोक वाजपेयी आ गए, के सच्चिदानंदन आ गए, फिर सारा जोसेफ आ गई, शशि देशपांडे आ गए, फिर धीरे धीरे पूरी कतार लग गई। बल्कि हिंदी से बहुत लेट लोगों ने ज्वाइन किया, बल्कि अन्य कलाओं कर्मी भी, जैसे अभी माया राव, उन्होंने संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड लौटाया है अपना। उदय जी, एक और ये भी सवाल जो उठ रहा है, जैसे सत्तारूढ़, जैसे अरुण जेटली ने अभी कमेंट दिया कि ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है ये राजनीति से प्रेरित है। ये कई लोग, उन्होंने कईयों को कांग्रेसी कहा, और कुछ दिनों बाद तो ये भी कहा कि ये लाल झंडे वाले लोग हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ और किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध भी नहीं है, और मैं दरअसल इस तरह से सोचता भी नहीं हूँ। और बल्कि अभी कल भी मेरी बात हो रही थी तो राकेश सिन्हा जो है वो यही बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा देखिए, समस्या ये है कि आप गांधी को समझते हैं, उन्होंने थोरों से जो पूरा अपना लिया, तो ये काम हमारा है कि हम राजनीति और धर्म को देखें कि किस रूप में इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये राजनीति हमें ना देखे कि हम क्या लिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमको जिस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है, यानी आर्ट्स को, लिटरेचर को, किसी भी तरह की इस तरह की के परस्यूट को, मतलब दे हु इंटरप्रेट अस, दे डिराइव सर्टेन पॉलिटिकल मीनिंग्स आउट ऑफ इट एंड दे पुट अस इन प्रॉब्लम। तो मेरा कहना है कि हमारा काम है, हम राजनीति के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम राजनीति को समझने के लिए उसका मानवीय जीवन पर क्या असर पड़ रहा है वो हर कला करती है। गुलाम अली को जब इन्होंने रोका, क्यों रोका उसको गाने से, म्यूज़िक क्या है? तो मैंने तब भी सवाल उठाया कि आप गुलाम अली को रोक रहे हैं तो इसका मतलब आप गज़ल को रोक रहे हैं, नज़्म को रोक रहे हैं, कव्वाली रोक रहे हैं, तो आप तबला ख़त्म कर रहे हैं, आप ख्याल ख़त्म कर रहे हैं, तराना ख़त्म कर रहे हैं। तो आगे चल के फिर आप आर्किटेक्चर में ताजमहल तोड़ेंगे और अतमाउद्दौला का मकबरा तोड़ेंगे, चार मीनार। शायद औरंगजेब रोड के नाम बदलने से ये शुरुआत हो भी, ये सब हो रहा है और ये गलत हो रहा है। इसको देखिए, हमारी क्या है कि ये, मैं तो बार बार कोट करता हूँ भाई, टैगोर क्या कहते थे, इज़ अ बिग ओशियन ऑफ ह्यूमैनिटी। इतनी सारी नदियाँ यहाँ मिल गई, हम ही कौन हैं? अगर आप इसी को अपना इंट्रोस्पेक्ट करें और आप 5000-4000 की हिस्ट्री में जाएं, पीछे जाएं, अतीत में जाएं, तो कितनी नस्लें आई। वो अदम गौडवी का शेर है ना कि कोई हमें हूण, कोई शक, कोई कुशाण है, जो छिपी है बात पर्दे में उसे मत छेड़िए। तो कौन है हम लोग, मतलब, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह से सोचना, और सोचना कि जो कोई और कुछ अलग तरह से खा रहा है उसको मारो, अलग तरह से जो कपड़ा पहन रहा है उसको अपनी तरह से कपड़ा पहनवाओ, जो अलग तरह से सोच रहा है उसको मारो या फिर अपनी तरह से सोचने के लिए मजबूर करो, जो कुछ अलग लिखता है उसका लिखना बंद करवा दो। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कहा ना कि जिन लोगों ने रिटर्न किया है अवार्ड, वो अपना पासपोर्ट भी लौटा दें, और जो पुरस्कार की राशि मिली है वो भी लोगों ने लौटाई। और लोगों ने लौटाई, और ऐसा लगा जैसे कोई बैंक से लिया गया लोन था
जिसको इंटरेस्ट के साथ लौटाना, तो यानी बैंक की तरह रिकवरी करने लगी है। और फिर ये पासपोर्ट, यानी ये है कि अब इनका है, चेतन भगत का स्टेटमेंट आया था, ट्वीट आया था कि जिन्होंने अवार्ड लिए लौटाए हैं वो पासपोर्ट जमा करें। तो मैंने कहा भी कि इसका मतलब हम लोग क्या टैक्स एवेडर्स हैं, या हम लोग कोई स्मगलर हैं, या हम कोई ऐसे क्रिमिनल हैं? तो आप देख कैसे रहे हो साहित्यकारों को? आपका दृष्टिकोण क्या है हमें देखने का? तो पहले तो ये था कि जो भी कुछ अलग बोले वो देशद्रोही है, और ये बहुत हो रहा है प्रांजल जी, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए, जो इंटॉलरेंस या असहिष्णुता बढ़ रही है और जो बहुत हम एक हाइपर सेंसिटिव समाज चारों तरफ बना रहे हैं, इसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं रह जाएगा। तो जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, और ये कहें कि सब के सब राजनीतिक लोग हैं हम लोग, ये गलत है। मैं राजनीतिक तो नहीं हूँ, और इनमें से कोई राजनीतिक नहीं है। उदय जी, ये आखिरी सवाल होगा मेरा। अब जो आने वाला समय है वो नज़र आ रहा है कि ये मौजूदा सरकार किस ढर्रे पे जा रही है, किस रास्ते पे जा रही है। सांस्कृतिक कर्मियों का और लेखकों का आगे क्या योगदान होना चाहिए कि एक सस्टेन आंदोलन खड़ा किया जा सके इस मौजूदा सरकार की जो हरकतें हैं उसके ऊपर, और इस मौजूदा सरकार का आगे का रवैया आपको कैसा नज़र आएगा? मुझे तो प्रांजल जी ये लगता है कि कोई भी सरकार आए इस समय, अब ब्रॉडली उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में और बाकी चीज़ों में तो होता नहीं है। संस्कृति के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी बहुत अंतर नहीं होता है। और कहते हैं ना कि ये जो इसकी थियरी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो इसने अभी यही थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो जिसको मध्य वर्ग कहते हैं, वो इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम ने, रिफॉर्म लिबरल जो भी कहें उसको, तो उसने हाँ वो मिडिल क्लास वाइप आउट है, और इंटेलेक्चुअल जिसको आप कहते थे इज डिसअपियर्ड। तो जिसको आप मिडिल क्लास कहते हो, मिडिल क्लास है नहीं, वो न्यू रिच है। और ये वो मिडिल क्लास नहीं है जो किसी ज़माने में समाज का अगुआ या अमागार्ड हुआ करता था, जिसके वो कंसर्न नहीं है। तो उसके गायब हो जाने से, जब आप देखते हैं 1% वर्सेस 99% आंदोलन जो चल रहे हैं, तो वहाँ मिडिल क्लास नहीं है, इससे रेस्ट वर्सेस द रिचेस्ट है ना। तो ये हो गया। तो इस तरह से उसने स्प्लिट कर दिया समाज को कि इसमें समय लगेगा, और इसको नए तरीके से सारी चीज़ें सामने आएंगी, और शायद तभी कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव मतलब पैदा होगा। जैसे जायजेक कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी इज द पार्टी द न्यू रिच पीपल, है ना। तो उनकी भी वो भूमिका नहीं रहेगी। अब ये सर्वहारा का दृष्टिकोण तो नहीं अपनाएंगे, और रह भी नहीं सकते उनकी ज़िंदगी उस तरह की जा करके। तो कई स्तरों पर परिवर्तन, देखिए समाज बिल्कुल बदला है, और ये सिविलाइजेशनल चेंज है। यानी जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में देखा था आपने कि सब कुछ बदल गया था, फ्यूडलिज्म से अचानक कैपिटलिज्म की ओर जंप कर गया था, और इसने जो है एक लीप है ये, और ये सभ्यता मूलक है। तो इसमें नई तरह से चीज़ें बनेंगी, लेफ्ट नई तरीके से बनेगा, आंदोलन नए तरह से शुरू होंगे। अब जहाँ तक आर्ट और कल्चर का सवाल है, संस्कृति का सवाल है, तो उसमें तो क्या है, तो सततता रहती है। और मैं अभी मानता हूँ कि इस काइंड ऑफ सोलो वर्क, कि वो लिखता है और जो समय उससे लिखवाता है, या वो गाता है जैसा समय उससे संगीत देता है। तो इस रूप में, और इसीलिए वो सबसे अच्छा काम वही है। फाइनली जो कहते हैं ना, द आर्ट इज़ द अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, तो वही रहे राजनीति, और वो वही उसी समझा जाता है। आज मंटो को आप क्यों इतना याद करते हैं? उस समय तो गलत समझा गया। तो ऐसे ही होता है। उदय जी, अपना समय देने के लिए शुक्रिया, और लगातार ऐसे मुद्दों पे हम आपके पास आते रहेंगे। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद।